यूपी के बहराइच में बवाल के बाद इंटरनेट सेवा पर बैन, बेकाबू भीड़ ने घरों दुकानों में की तोड़फोड़, कई गाड़ियों को किया गया हाथ के हवाले। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर से भड़के लोगों ने आरोपी का घर जला दिया। कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या से भड़के थे स्थानीय लोग। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुणे से गिरफ्तार आरोपी प्रवीण लोणकर 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। 2 आरोपियों को पुलिस रिमांड, चौथे आरोपी की भी हो चुकी है पहचान। अब तक 3 गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, आज आधी रात से फ्री होंगे मुंबई से जुड़े सभी 5 टोल नाके। हल्की गाड़ियों के लिए नहीं लगेगा टोल टैक्स। दिल्ली में इस बार भी दीपावली पर नहीं बिकेंगे पटाखे। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदूषण के मद्देनजर फैसला किया गया है। निज्जर हत्याकांड मामले में कनाडा की ट्रूडो सरकार पर भारत ने जमकर साधा निशाना। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके को किया तलब। भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों की भागीदारी के कनाडा सरकार के आरोपों को भारत ने खारिज किया। पाकिस्तान में एससीओ की बैठक से एक दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बरसाई गोलियां, 3 पुलिस वालों की मौत। इजरायल की मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों का हमला, खाना खा रहे 4 सैनिकों की मौत। पोर्ट सिटी हाइफा पर लगातार रॉकेट बरसा रहे हैं हिजबुल्लाह के आतंकवादी। हैदराबाद में मुथुयलम्मा मंदिर में देवी प्रतिमा से तोड़फोड़ की खबरों के बाद इलाके में तनाव है। लोगों ने किया प्रदर्शन और लोग सड़कों पर भी उतरे। मुंबई के मलाड में रोड रेज में एक युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने 9 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। देश में बीते 10-12 वर्षों में घोला गया है ना, उसकी परिणति हो रही है। अदालत की कार्रवाई से में होने वाली जलालत से बचने के लिए वो जमीन वापस ले। सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और देश नहीं झुकने देंगे की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत सरकार ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला ले लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। निज्जर मामले में कनाडा के बयान पर भारत का सख्त रुख। भारत ने कहा है कि कनाडा में भारतीय राजनयिक सुरक्षित नहीं है। कनाडा में भारतीय राजनयिक सुरक्षित नहीं है। भारतीय अधिकारियों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। कनाडा में भारत ने यह कड़ा फैसला ट्रूडो सरकार के उस आधारहीन आरोप को लेकर उठाया जिसमें कहा गया कि भारतीय हाई कमिश्नर, ध्यान से सुनिएगा, संजय कुमार वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में लिंक है। इससे पहले ट्रूडो सरकार ने भारत पर बिना सबूत के निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगा दिए थे। निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए, मामला बढ़ा, ऐतराज भारत की तरफ से जाहिर किया गया। यह कहा गया कि भारत के जो राजनयिक हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनको बेवजह टारगेट किया जा रहा है। और अब यह बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ये बहुत बड़ा स्टेप लिया, यानी कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी और हमारी राजनयिकों की सिक्योरिटी का सवाल था। नीरज। अमन, बिल्कुल। संजय कुमार वर्मा जो कि भारतीय उच्चायुक्त हैं कनाडा में, उन्हें वापस बुलाने का तो फैसला लिया ही गया। इसके अलावा दूसरे राजनयिक और अधिकारी जो हैं उन्हें भी वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। और इस बारे में अब से थोड़ी देर पहले कर्नाटक के जो कनाडा के जो कार्यवाहक उच्चायुक्त है उनको भारत सरकार ने तलब किया था, विदेश मंत्रालय ने तलब किया था। और करीब आधे घंटे के दौरान भारत ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया। भारत सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया है कि कनाडा के ट्रूडो सरकार पे अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर भारत को भरोसा नहीं, इसलिए उन्हें बुलाने का फैसला किया गया। यही नहीं अमन, भारत सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि आने वाले वक्त में भारत अपने
कार्रवाई के अधिकार को सुरक्षित रखता है, यानी कनाडा के जो राजनयिक भारत में हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकता है। नीरज, लेकिन एक बस जल्दी से, क्योंकि कनाडा सरकार जो आरोप लगा रही है निज्जर को लेकर, आज तक सबूत तो पेश कर नहीं पाई कि भारत ने करवाया, भारत का हाथ, भारत के लोग इसके पीछे, सबूत एक नहीं पेश कर पाई। मेरे ख्याल से अब समझ आएगा। देखिए, बिल्कुल कोई सबूत नहीं है, आपने कहा संक्षेप में कोई सबूत नहीं है, और बावजूद इसके ट्रूडो सरकार अपने चुनाव को देखते हुए, घरेलू राजनीति को देखते हुए इस तरह के फैसले करे कि ताकि भारत विरोधी माहौल कनाडा में बना रहे और जो ताकतें हैं भारत विरोधी उन्हें प्रश्रय मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, ये पूरी खबर और बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला भारत सरकार की तरफ से कर लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है। उधर आगे बढ़ेंगे। आज की एक सबसे बड़ी खबर, बहराइच में बवाल। यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के त्योहार को कल जिस तरह हिंसा और मातम में बदल दिया गया, उसको लेकर योगी सरकार, दंगा गैंग पर योगी बहुत सख्त है। प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इलेक्शन से पहले ये घटना जानबूझ के कराई गई है ताकि ध्रुवीकरण हो सके, वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर। इसके पीछे दोषी हैं, जो इस घटना के पीछे हैं, लोग उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। कहाँ है वो दावे कि दंगा मुक्त प्रदेश होगा? योगी जी की नाक के नीचे हो रहा है। योगी साहब को तो पूरी एकता को तोड़ने के लिए ये प्लांटेड रॉयट है। देखिए, पूरी खबर बताने से पहले बस एक चीज आपको बताना जरूरी है। अखिलेश यादव का बयान बहुत हैरान करने वाला रहा आज। वो कह रहे हैं देखना चाहिए गाना कौन सा बज रहा था। अखिलेश यादव इस बात पर सवाल पूछ रहे हैं कि गाना, लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार की जिम्मेदारी, अब भी मानते हैं। पुलिस प्रशासन नाकाम रहा, वहां पर जो यात्रा निकाल रहे थे उनको सुरक्षा देने में, उन कट्टरपंथियों से, वो सारी चीजें मैं भी मानता हूं। लेकिन गाना कौन सा बज रहा था? अच्छा, कोई भी गाना बज रहा है तो क्या वो मतलब उड़ा देने का लाइसेंस मिल जाता है? कोई भी गाना बज रहा हो, वो अगर गलत है, नहीं है, वो कानून व्यवस्था पुलिस देखेगी ना, वो तो न्यायालय में जाएगा मामला, फिर कोर्ट पुलिस किस लिए? गाना कौन सा बज रहा था, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वाला गाना बज रहा था तो ये ठीक है मारना। ये दरअसल जस्टिफाई करने की कोशिश कई बार इससे पहले भी हुई है। यहां पर भी, यहां देख कुछ लोग इस तरह अलग अलग तरह की वीडियोस बता रहे हैं कि उसने वो किया, वो ऊपर छत पर चढ़ गया, उसने ये हरकत की, वो, मैं कह रहा हूं उसने सब कुछ गलत किया। उसने जो किया गलत किया, मैं मान लेता हूं। वो उस इलाके में उसने शायद कुछ भड़काने की कोशिश की, सारी चीजें अगर गलत की उसने, तो आप जाइए मामला दर्ज कराइए। भावनाएं हाथ हुई हैं, जाइए मामला दर्ज कराइए, अंदर जाएगा। अगर वो उपद्रवी है तो अंदर जाएगा ना। ये मार देने का लाइसेंस किसने दिया? गोली मार देंगे। पहले तो घरों में गोलियां बंदूक आती कहां से हैं? घरों में गोलियां, बंदूक, लाठी, डंडे, पत्थर, ये सब आते कहां से हैं? गोली मार देंगे आप। उसने उपद्रव किया, गलत किया, जाइए थाने में मामला दर्ज कराइए। भावनाएं आहत हुई, ये हुआ, वो हुआ, अंदर करिए उसको, पुलिस उस पर एक्शन लेगी। हम बिल्कुल ये होना चाहिए। भावनाएं भड़काने का या माहौल खराब करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं, लेकिन गोली मार देने का लाइसेंस कहां से? फिर अगर जब ये पूछा जाता है कि देखिए गाना कौन सा बजा रहा था, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन, मैं बार बार बोल रहा हूं, विसर्जन के दौरान मर्डर हुआ। ये विसर्जन, यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के त्योहार को कल जिस तरह ना हिंसा और मातम में बदला गया, उसके बाद से ना पूरे इलाके में तनाव है, सांप्रदायिक तनाव है। इस घटना को लेकर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई का विश्वास दिलाया। इसके बावजूद लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। आज भी क्या कुछ हुआ, मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं। आज भी बहराइच में हजारों लोगों ने दुर्गा विसर्जन के दौरान हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। कुछ ही देर में
यह प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया और लोगों ने कई दुकानों, बताया जा रहा है कई दुकानों, मकानों और शोरूम्स में आग लगा दी। तस्वीरें पीछे इस वक्त चल रही हैं। प्रदर्शनकारी भीड़ ने एक अस्पताल को भी फूंक डाला, पूरे के पूरे अस्पताल को आग के हवाले कर दिया। स्थिति यह हो गई कि हालात पर काबू पाने के लिए 6 जिलों की फोर्स बुलानी पड़ी। 6 जिलों की फोर्स बुलानी पड़ी। इतना सेंसिटिव हो गया। वहां से विसर्जन के लिए यात्रा निकल रही थी, पत्थरबाजी हुई, फिर उस पर विवाद बढ़ा। बताया जा रहा है कि कुछ गाना ऐसा चला दिया जिसको लेकर, हालांकि बीजेपी बता रही है कि गाना चल रहा था कि बीजेपी आएगी, जो चुनाव होने उसको लेकर कुछ गाना बज रहा था, लेकिन इतना वो गाना इतना खतरनाक था कि गोली से उड़ा दिया। यह हाल हो गया। हिंसा प्रभावित इलाकों में फिलहाल इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। अब भी इलाके में तनाव है। हिंसा के मामले में 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 10 पर एफआईआर दर्ज की गई है। 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। कहा है कि आरोपियों के किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लोगों का आक्रोश कहीं फिर से ना भड़क उठे, इसको लेकर पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और इस घटना को लेकर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसी घटनाएं होने देती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि योगी सरकार जल्द से जल्द हालात को कंट्रोल करे। सुनाते हैं आपको। प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। ये पूरे प्रदेश में, मैं पहले से कह रहा हूँ, जंगल राज कायम है। वहाँ पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है, कुछ शक्तियों की। ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। अच्छा देखिए, पूरी खबर आराम से समझिए हुआ क्या था। अब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी। 13 अक्टूबर को, सुनिएगा जो बता रहा हूं, 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मुस्लिम बहुल इलाके से दुर्गा विसर्जन यात्रा निकल रही थी। ठीक, आरोप क्या है? इस दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई। गाना तेज तेज बजाया जा रहा था उस इलाके में किसी के घर के सामने, तो डीजे पर कुछ गाना बज रहा होगा, विवाद हो गया। विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। आरोप लगे कि विसर्जन के लिए जो लोग जा रहे थे उन पर पत्थरबाजी शुरू हुई। मुस्लिम बहुल इलाकों की छतों से पत्थर कैसे थे? ये तो अचानक हुआ ना, डीजे को लेकर विवाद, तो पत्थर कहां से आ गए छतों पर? चलिए ठीक है, पत्थर चलने लगे। दुर्गा विसर्जन में शामिल लोगों ने इसका विरोध किया। आप हैरान हो जाएंगे, गोलीबारी हो गई। विसर्जन के दौरान किसी का मर्डर हो गया, गोलीबारी हो गई। इस गोलीबारी में एक 21 साल के राम गोपाल मिश्र नाम के युवक की मौत हो गई। राम गोपाल और 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। विसर्जन के दौरान गोलीबारी, एक का मर्डर, मौत। राम गोपाल मिश्र की मौत की खबर मिलते ही लोग वहां पर हिंसक हो गए। लोगों ने फिर देखिए हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ किया। लोगों ने राम गोपाल मिश्र के शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस घटना के बाद बहराइच में दूसरी जगहों पर भी विसर्जन यात्रा रोकी गई। लोग राम गोपाल की हत्या का एनकाउंटर करने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना के बाद लोगों ने सड़क और हाईवे जाम कर दिया। आरोप लगाए जाने लगा कि हिंदू त्योहार विसर्जन की यात्रा शांतिपूर्वक नहीं निकल सकती। पत्थरबाजी क्यों? कहा जा रहा है कि डीजे गलत था, वहां से गाने बजाए गए, तो फिर उसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया, तो गोली क्यों चला दी? राम गोपाल मिश्र की हत्या, मर्डर विसर्जन के दौरान गांव के बाद शहर के हालात भी तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद सुनिए, यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को खुद सड़क पर बताया गया पिस्टल लेकर उतरना पड़ा। कल इस घटना के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माहौल खराब करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और आज मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी।
वैसे आपको बता दें, दुर्गा विसर्जन के जुलूस में जिन युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई है, उसके परिवार वाले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आश्वासन मिलने के बाद अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। बीजेपी ने बहराइच हिंसा को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। बीजेपी ने कहा कि यह समझने की जरूरत है कि पिछले कुछ वक्त से किसकी ताकत बढ़ गई है और ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। यह भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। जबकि वीएचपी ने कहा है कि देश के लोगों को सोचना होगा कि बंगाल से झारखंड तक और बिहार से उत्तर प्रदेश तक हर हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ा एक्शन लिया है और सरकार पूरी जांच करा रही है। जो भी इसके पीछे दोषी हैं, जो इस घटना के पीछे हैं लोग, उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। जिस देश में ओहदेदार लोग जहरीली जुबान बोले और उनको प्रमोशन मिले, उस देश में ये अब चिंता से आगे की चीज चली गई है। दुर्गा विसर्जन के पावन जुलूस पर जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़कर मस्जिद में खींचा गया और उसको यातना दे देकर मार दिया गया और बाद में गोली भी मार दी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। केवल वहीं पर क्यों, पूरे देश के अंदर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कभी दुर्गा विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कभी गणेश विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कहीं गरबा के पंडालों पर हमला हो रहा है, कहीं पर दुर्गा पूजा के पंडालों के ऊपर भी हमला करके प्रतिमा को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। कब तक करोगे? क्या हमारा हर त्योहार ऐसे ही तनाव से गुजरेगा? समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। देखिए, हम भी लगातार इसी चीज का आह्वान कर रहे हैं कि गलती किसी भी पक्ष की हो, जरूरी है शांति बनाए रखना, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर कानून को अपने हाथ में ना लेना, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह की कोई अफवाह को ना फैलाएं, पुलिस पर भरोसा रखें, प्रशासन पर भरोसा रखें और हाँ, सबसे जरूरी, अगर ये सेंसिटिव समय है तो बहुत ध्यान से रहें और सबसे जरूरी बात, किसी से उलझे ना, इस समय शांति बनाए रखें। वैसे आपको बता दें, समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के कई नेता बहराइच हिंसा के लिए ना दरअसल डीजे के एक गाने को जिम्मेदार बता रहे हैं कि डीजे में गाना कौन सा बज रहा था वो देखना चाहिए ना, जो मूर्ति विसर्जन के दौरान बज रहा था। अखिलेश यादव ने भी कहा कि पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए था कि डीजे पर क्या गाना बज रहा है, क्या इससे किसी को अपमानित तो नहीं किया जा रहा। वैसे आप ये बयान सुनिए, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि गाना कौन सा बज रहा है, कोई अपमानित हो रहा है, ये जरूरी है, या वहां पर गोली चल के किसको, रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो गई, गाना कुछ भी बज रहा हो, कुछ भी हो, हत्या को तो हम जस्टिफाई कभी नहीं ठहरा सकते ना। सुनिए आप। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा गाना वहां पर बजाया जा रहा था जिसको लेकर इतना गाना बुरा लगा कि रामगोपाल मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हमें नहीं पता। लेकिन बीजेपी ने ये वीडियो जारी करा है। ये जो गाना बज रहा है मैं आपको सुनाता हूँ, ये दावा बीजेपी का है कि यही गाना बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा की वजह बना। उसी गाने की वजह से दुर्गा विसर्जन पर पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हो गई, एक व्यक्ति की हत्या, मर्डर हो गई विसर्जन के दौरान। उस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने दावा किया है कि जिस गाने को आपत्तिजनक बताया जा रहा था, जिस गाने को भड़काऊ बताया गया, उस गाने के बोल जो थे वो हैं कि चाहे कितना जोर लगा लो, जीतेगी बीजेपी ही। अब मूर्ति विसर्जन में गाना बजाया जा रहा था कि चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेगी बीजेपी ही, और इसी गाने से चिढ़कर बहराइच में दंगे हुए, ये दावा किया जाता। एक बार सुनाइए गाना, सुनाइए क्या बज रहा था।
ऐसा दावा किया जा रहा है कि आएंगे मोदी ही, आएंगे योगी ही। ये गाना बजा विसर्जन के दौरान। ये अब बताया जाए कि उकसाने वाला गाना था, भड़काने वाला गाना था। एक पक्ष के हिसाब से यही दावा बीजेपी कर रही है कि इस गाने को लेकर ये शैलमणि त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया, बताया गया साहब इस गाने को लेकर विवाद हो गया। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गाना कौन सा बज रहा था देखना चाहिए। बीजेपी ने जवाब में बताया ये गाना बज रहा था। अब ये क्या इस गाने की वजह से कि मोदी आएंगे योगी आएंगे तो मर्डर थोड़ी ना कर देंगे किसी का। ये गाना इतना उत्साह वाला था कि मर्डर हो गया। देखिए, जिस बहराइच में दुर्गा पूजन का त्योहार मातम में बदल गया है वो नेपाल से सटा हुआ इलाका, इस चीज को बध्यान से समझिएगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ हिंदू आबादी जो है वो 65% है, जबकि मुस्लिम आबादी 35% है, 35%। या अनुसूचित जाति 15% है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ ना डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जनसांख्यिकी असंतुलन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब सुनिए। बीजेपी ने डेमोग्राफी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन इलाकों में, अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने लिखा कि जिन इलाकों में डेमोग्राफी चेंज हुआ वहां हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि बंगाल से झारखंड तक और बिहार से उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन में पथराव हुआ और हिंसा की गई। क्यों हुआ वो पूछ रहे हैं, सोचा है कभी? उन्होंने आगे लिखा है कि यह हिम्मत आती है वहां जहां डेमोग्राफी बदलने लगती है। चेत जाओ हिंदुओं, नहीं तो लेट जाओगे। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, वो लिख रहे हैं चेत जाओ हिंदुओं, नहीं तो लेट जाओगे, रौंद देंगे ये अगर कमजोर पड़े हम। गिरिराज सिंह, वो तो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कहा है कि हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी और राहुल गांधी जैसे महान नेताओं का मौन धारण क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था? जबकि कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि घटना योगी सरकार के फेलियर का सबसे बड़ा सबूत है। और अखिलेश यादव जी ने भी पोस्ट किया, ये देखिए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना इत्तेफाक नहीं है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना जिसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। अखिलेश यादव के इस आरोप पर अब बीजेपी ने भी सवाल पूछा कि अगर बहराइच में दंगा चुनाव की वजह से हुआ तो बंगाल से लेकर झारखंड तक मूर्तियां क्यों तोड़ी गई? वहां कौन सा चुनाव है? और हर हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? इस सवाल पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी क्योंकि कल दुर्गा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। इससे पहले गणेश विसर्जन के दौरान देश में 17 हिंसक घटनाएं हुई। पिछले साल रामनवमी के त्योहार पर पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन फिर यूपी में कल हिंसा क्यों हुई? वहां ममता बनर्जी, यूपी में तो आप हैं, यूपी में तो योगी जी हैं, बीजेपी की सरकार। सवाल यह भी कि हर हिंदू त्योहार में जो हिंसा होती है क्यों होती है? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्यों पुलिस और प्रशासन यात्रा निकाल रहे लोगों को सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने में या देने में नाकाम साबित हो रहा है, लगातार हो रहा है। और सवाल यह भी कि देश भर में त्योहारों पर एक जैसे पैटर्न पर घरों की छतों से पत्थरबाजी क्या कहती है और पत्थर आ कहां से जाते हैं? वैसे दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर हंगामा सिर्फ यूपी के बहराइच में नहीं है, आप हैरान हो जाएंगे। देश के कई शहरों से ऐसी खबरें आई हैं जहां विसर्जन के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी।
जुलूस, पत्थरबाजों का हमला। पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। मूर्ति विसर्जन पर बवाल, शहर शहर पत्थरबाज। पूरे देश में बीते 10-12 वर्षों में घोला गया है ना, उसकी परिणति हो रही है। उत्सव में उपद्रव, दुर्गा पूजा से कैसी नफरत। हमारा हर त्योहार ऐसे ही तनाव से गुजरेगा। दुर्गा पूजा के दौरान जिस तरह से देश के अलग अलग शहर हिंसा की आग में जल उठे, उसके बाद सवाल यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें दुर्गा पूजा से नफरत है। वो कौन लोग हैं जो हर साल किसी भी त्योहार या धार्मिक उत्सव के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्राओं और जुलूसों पर पत्थरबाजी करते हैं, और बार बार ऐसी घटनाएं सामने आने के बावजूद पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने के लिए तैयारी क्यों नहीं करता। दुर्गा पूजा के दौरान देश के अलग अलग शहरों से हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीरें आईं। कहीं उपद्रवियों ने विसर्जन जुलूस में पत्थरबाजी की, तो कहीं मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई, कहीं लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। यूपी में बहराइच के अलावा महाराजगंज और कौशाम्बी में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ। तो वहीं बिहार के बेगूसराय, सीतामढ़ी से लेकर झारखंड के गढ़वा, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हैदराबाद से भी नफरत और हिंसा की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी की हैं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तार अभी तक सिर्फ 6 आरोपी हुए हैं। माता देवी जी के विसर्जन करने के लिए हिंदू समाज का लोग जा रहे थे। उस समय देवी जी की मूर्ति में थूका गया और पत्थरबाजी की गई, और उसके बावजूद 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें अभी 6 की गिरफ्तारी हुई है। अभी 21 लोग जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। यदि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, विश्व हिंदू परिषद उस गांव में जाकर के कूच करके अपनी मांग को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से अपनी बदला लेने का काम करेगा। झारखंड के गढ़वा में मूर्ति विसर्जन को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि पुलिस को हालात काबू में करना मुश्किल पड़ गया। उपद्रवियों की पत्थरबाजी में जुलूस निकाल रहे लोगों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर किसी तरह मामला शांत हुआ। ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी आईं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद जमकर बवाल हुआ। सड़कों पर घंटों तक उपद्रव होता रहा और अराजकता की ऐसी तस्वीर दिखाई दी जो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। हैरानी की बात यह कि जिस पूजा पंडाल को लेकर पश्चिम बंगाल में कुछ उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, वो सर्वधर्म स्वभाव की थीम पर आधारित था, लेकिन कुछ लोगों को ये बात मंजूर नहीं थी। वो विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी करने लगे। हावड़ा जिला में एक दुर्गा पूजा में एक छवि को केंद्रित करके एक कम्युनिटी का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। उसको लेके वो पुलिस स्टेशन में आए थे डेपुटेशन लेके, और डेपुटेशन में बातचीत चल रहा था, उनसे कंप्लेंट लिया गया, उसके बाद केस किया गया, अरेस्ट भी किया गया। बट उसी के बीच में कुछ उनमें से ही लोग आके पुलिस की तरफ आक्रमण किए। उसको लेके पुलिस ने रिटेलिएट किया, उसी को लेके पुलिस ने काफ़ी जगह पे अरेस्ट भी किया है। उधर हैदराबाद में कुछ अज्ञात लोगों ने दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने मां दुर्गा की मूर्ति को भी खंडित कर दिया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पंडाल में घुसने से पहले वहां की बिजली काट दी थी। इसके बाद उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, जिससे घटना के समय का कोई भी फुटेज सामने नहीं आ सका है। उधर आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई। ये देखिए आप तस्वीरें, सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद यह आरोपी का घर जला दिया। यह आरोपी का पूरा घर फूंक दिया। वहां पर गुस्साई भीड़ ने बताया गया कि हेड कांस्टेबल जो हैं उनकी पत्नी और बेटी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़का, लोगों की भीड़ ने आरोपी का घर जला दिया। पूरा का पूरा पुलिस पर भी फायरिंग की है और मामले की जांच के लिए एसडीएम मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी भीड़ ने वहां से दौड़ा दिया। ये देखिए आप फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीरें आप।
ये वहां पर जब एसडीएम वहां पर पहुंचे जांच के लिए, ये देखिए आप, एसडीएम को भी वहां से दौड़ा दिया गया। भीड़ इतने गुस्से में, ये देखिए आप। दरअसल हुआ ये, बताया जा रहा है कि एसडीएम साहब वहां पर पहुंचे थे लोगों को समझाने के लिए, लेकिन एसडीएम को भी वहां से दौड़ा दिया गया। पुलिस पर भी फायरिंग की गई है, लोग सड़कों पर उतरे। कांस्टेबल की पत्नी और उनके परिवार के एक और सदस्य की हत्या की गई। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद फिर ये देखिए वहां पर आरोपी के घर को जला दिया। वहां पर पुलिस पर फायरिंग की और जब एसडीएम वहां पर मौके पर पहुंचे उन्हें वहां पर दौड़ा दिया। दरअसल हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या का आरोप कुलदीप साहू नाम के जिस शख्स पर है, उस पर आर्म्स एक्ट, चोरी, मारपीट समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। हेड कांस्टेबल अन्य पुलिसकर्मियों के साथ जब उसे पकड़ने गए थे तो मौके से फरार हो गया और उसके बाद आरोपी ने घर में घुसकर उनकी पत्नी और बेटी का मर्डर कर दिया। इसके बाद शव को करीब 5 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में फेंक दिया। और वो तस्वीरें दिखाई जब एसडीएम वहां पर पहुंचे, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, एसडीएम वहां पर पहुंचे। स्थानीय, ये देखिए आप वो तस्वीरें, स्थानीय लोगों को जब इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो फिर सड़कों पर वो लोग उतरे, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों ने आरोपी के घर के बाहर तोड़फोड़ की, आगजनी की। पुलिस प्रदर्शनकारियों को, ये देखिए आप, जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस के हाथ भी एक तरीके से वहां पर सिचुएशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हो गई और फायरिंग की भी खबर, यहां पर भी फायरिंग की खबर आ रही है और एसडीएम को वहां से दौड़ा दिया गया। आगे बढ़ेंगे और अब आज की सबसे बड़ी खबर, किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। जिस किसान आंदोलन के नाम पर लाल किला हिंसा हुई, दंगे जैसे हालात हो गए थे दिल्ली में, जिस किसान आंदोलन के नाम पर पिछले 8 महीने से शंभू बॉर्डर सील रहा, अब खुलासा ये बहुत बड़ा हुआ है, जिसमें सबसे बड़े किसान नेता ने दावा किया कि ये सब तो कांग्रेस के लिए मॉल बनाने के लिए हो रहा था। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया, वो किसान वर्ग ने बनाया। सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। उन्होंने बिल्कुल किसान लीडरों को जिस तरीके से वो पेरोल पे पेड काम कर रहे थे, उसका उन्होंने भांडा फोड़ दिया और मैं चुडूनी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये पिच बनाने का काम किया जा रहा है, मतलब ये सारे जो आंदोलन थे ये प्रायोजित, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और प्रयोग नहीं, ये कांग्रेस का उद्योग है। नतमस्तक होकर राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। तो बयानात का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव कांग्रेस हारी है ना हुड्डा हारी। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी। आप जानते हैं, जब जब इस कथित किसान आंदोलन पर जब जब सवाल उठाया गया तो आपको किसान विरोधी बता दिया जाता गया, कहा गया कि आप किसानों के खिलाफ हैं। लेकिन यह भी कहा गया कि इस कथित किसान आंदोलन का नुकसान सबसे ज्यादा किसान भाइयों को हुआ। ये सब कुछ कहा गया। ये कहा गया कि लोगों ने कहा कि ये किसान आंदोलन प्रायोजित है, ये कांग्रेस के पेरोल पर कुछ लोग वहां पर बैठे हैं और ये सब चुनावों की वजह से प्रायोजित है, कांग्रेस इसके पीछे, सब कुछ कहा जा रहा था। अब तक ये आरोप लगते थे। लेकिन आप जानते हैं, किसानों के सबसे बड़े नेता चुडूनी साहब, मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा, मतलब यही एक तरीके से लीड कर रहे थे किसान आंदोलन को। अब इन्होंने खुद खुलासा कर दिया कि हम तो मॉल बना रहे थे कांग्रेस के लिए। आप सोचिए, क्या हुआ था दिल्ली में, सारे बॉर्डर सील, जगह जगह पता नहीं हिंसा, लाल किले तक हिंसा पहुंच गई थी, सब कुछ हो रहा था, ट्रैक्टर, वो सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी थी, हिंसा लगा, सब कुछ हुआ। मतलब किसान आंदोलन के नाम पर पिछले 8 महीने से शंभू बॉर्डर भी सील, व्यापारियों को अरबों का नुकसान, हर रोज लाखों लोगों का रास्ता बदल कर उनको जाना पड़ा, सब कुछ हो रहा था। लेकिन कोई कह नहीं सकता था इसके खिलाफ, है ना, क्योंकि किसानों के खिलाफ, क्योंकि कोई किसान के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता, ना कोई है। ये आंदोलन, कथित किसान आंदोलन ने शायद किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया। अब क्यों, अब सुनिए, किसान आंदोलन के पीछे क्या कांग्रेस थी? क्या कथित जो आंदोलनकारी थे ये कांग्रेस के पेरोल पर थे? जो सवाल अभी कांग्रेस के सांसद ने उठाया, बीजेपी के सांसद ने उठाया,
केंद्रीय मंत्री ने। यह सवाल इसलिए क्योंकि कृषि कानूनों के वक्त किसान आंदोलन को लेकर जो आरोप लगाए जाते थे, उन आरोपों पर खुद आंदोलनकारी किसान नेता सबसे बड़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक तरह से मोहर लगा दी। जानते उन्होंने क्या कहा? चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन इसलिए हुआ ताकि कांग्रेस के लिए माहौल, हम तो कह रहे हैं हमने तो माहौल बनाया जी, हुड्डा जी फायदा नहीं उठा पाए। माहौल बनाने के लिए हो रहा था ये सब कुछ, ये माहौल बनाने के लिए हुआ था। सिर्फ किसान आंदोलन का माहौल बनाकर कांग्रेस को दे दिया हमने तो, लेकिन कांग्रेस किसान आंदोलन को एनकैश नहीं करा पाई, ना लोकसभा चुनाव में ना हरियाणा चुनाव में। इनकी शिकायत है ये। सोचिए बातें कौन कर रहा है, ये कोई आम शख्स नहीं साहब, ये बहुत बड़े किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। वैसे कितने बड़े हैं, अभी तो जमानत भी जब्त होगी शायद, ये वही है, इनके 1100 शायद वोट पड़े थे, लेकिन किसानों के बीच एक बहुत बड़े नेता, इसलिए तो शायद सब उन किसान भाइयों को भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में समझ आया कि ये तो कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है, इसलिए वोट ही नहीं मिले, जमानत जब्त हो गई। किसानों के नेता हो ना हो, लेकिन किसान आंदोलन के बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है। किसान आंदोलन के मतलब एक तरीके से मुख्य भूमिका में थे, जो लाखों किसानों के समर्थन में होने का दावा करते थे, किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार से बातचीत किया करते थे। वो चढ़ूनी साहब दावा कर रहे हैं कि हम तो माहौल बना रहे थे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस फायदा ही नहीं उठा पाई। सवाल उठता है माहौल बनाने के लिए हो रहा था ये सब, मतलब वो जो कथित काले किसान कानून वापस हुए, जिससे बताया गया कि 80-85% किसान भाइयों का फायदा होता, अब उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? या तो कोई उस कथित काले किसान कानूनों को वापस लेने की मांग कर दे तो बवाल हो जाता है, लेकिन कांग्रेस किसान आंदोलन के माहौल को कैश नहीं करा पाई साहब, ये दुख है। चढ़ूनी जी ने इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार बताया। चढ़ूनी जी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए एकमात्र कारण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चढ़ूनी जी ने कांग्रेस को सलाह दे दी, कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया जाना चाहिए। चढ़ूनी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, उन्होंने कहा कि चढ़ूनी जी ने किसान आंदोलन का सच बता दिया। ये कथित आंदोलनजीवी कांग्रेस के पेरोल पर थे। ये साबित हो गया कि कथित किसान नेता कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। आपको ऐसा करते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सुनाते हैं, फिर बताएंगे कांग्रेस को नसीहत देने वाले चढ़ूनी साहब खुद इन पर भी सवाल क्यों। पहले सुनाते हैं आपको, सुनिए। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान, चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो सामने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए। इससे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अब कांग्रेस की कलई खुल गई, बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चढ़ूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया। वो राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब मुझे लगता है कांग्रेस को इसके बाद शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चढ़ूनी के बयान को लेकर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि चढ़ूनी कांग्रेस को नसीहत कैसे दे सकते हैं जबकि वो खुद अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। किसान आंदोलन के वक्त गुरनाम सिंह चढ़ूनी दावा करते थे कि उनके साथ लाखों किसानों का समर्थन है और उनकी एक आवाज पर किसान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चढ़ूनी जी का यह दावा किस तरह हवा हवाई था, यह बात हरियाणा चुनाव में खुलकर सामने आ गई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा की पेहोवा सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे। पेहोवा सीट किसान बहुल सीट है और यह किसानों के चेहरा। इसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कुल 1170 वोट मिले। 1170। जमानत नहीं बचा पाए चढ़ूनी जी, यानी कि खुद को बड़े किसान नेता, आंदोलन का नेता कहने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी को किसानों ने ही समर्थन नहीं दिया। और जिन्होंने खुद अपनी जमानत जब्त करा ली, उनका यह कहना है कि किसान आंदोलन का माहौल कांग्रेस के लिए बनाया था। इसलिए सवाल है, जिन्हें बड़ा किसान नेता बताकर जनता के बीच क्या होता है ना, पेश कर दिया जाता है
ये तो किसानों के नेता हैं, उन्हें किसान भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्हें जनता ही चुनाव में ठोकर मारकर साइडलाइन क्यों कर देती है? क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरह खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत को याद करिए, है ना, बड़े कारोबारी किसान नेता राकेश टिकैत भी 2 बार चुनाव जो है लड़ चुके हैं और 2 बार जमानत जब्त करा चुके हैं। 2022 में राकेश टिकैत ने बीजेपी के विरोध में चुनाव प्रचार किया था। इसका असर यह हुआ था कि योगी जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर आए थे। चढ़ूनी की तरह 2022 के यूपी चुनाव में योगेंद्र यादव ने भी दावा किया था कि किसान आंदोलन का मकसद बीजेपी को हराना था और किसान आंदोलन की पिच इसलिए तैयार की गई थी, लेकिन विपक्ष किसान आंदोलन की पिच पर ठीक से खेल नहीं पाया। और अब ऐसी ही बात संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कही है। यानी कि किसान आंदोलन के वक्त जो आरोप लग रहे थे कि इसका मकसद किसान हित नहीं विपक्षी हित है, पार्टी हित है, उस आरोप को क्या चढ़ूनी ने एक तरह से कबूल नहीं कर लिया? दिलचस्प यह है कि किसान आंदोलन के वक्त जिस चढ़ूनी को कांग्रेस सिर माथे पर बिठाती थी, उन्हीं चढ़ूनी के आरोपों के बाद अब कांग्रेस कह रही है कि वो चढ़ूनी को नहीं जानते। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि चढ़ूनी के बयान से साफ हो गया है कि कथित किसान नेता कांग्रेस के पेरोल पर काम कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल किसान लीडरों को जिस तरीके से वो पेरोल पे पेड काम कर रहे थे, उसका उन्होंने भांडा फोड़ दिया। और मैं चढ़ूनी साहब को मुबारकबाद देता हूं भाई। पर अगर वो यही चीज पंजाब टाइम बोल देते तो पंजाब में भी अब बीजेपी का झंडा बुलंद होता, लेकिन अब 27 में होगा। लेकिन इस तरीके के बयानात का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव कांग्रेस हारी है ना हुड्डा हारी है। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। मैं बार बार कहता हूं कि ईवीएम जब तक मौजूद रहेगी भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी।